नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं कि 66वीं बीपीएससी में जो पॉलिटी से क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो उसका डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए था। तो क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी पर अधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। जनरली ये क्वेश्चन ऑप्शनल में आता है, लेकिन इस बार जीएस में ही ये क्वेश्चन पूछ दिया है। इसे लोक प्रशासन में ये क्वेश्चन आते रहता है इस तरह से ही। तो देखते हैं इसमें पहले क्या होगा। पहले तो इसमें संसदीय शासन व्यवस्था का परिभाषा लिखा जाएगा। यहाँ पहले तो आप भूमिका लिखेंगे, इसमें संसदीय व्यवस्था भूमिका लिखेंगे पहले, जिसमें संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति को रिलेट करेगा। उस तरह से आप कम से कम 40-50 शब्दों में भूमिका लिखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां पर आ जाएंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, जैसे कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ये सब शक्तियां आप वर्णन करेंगे इस तरह। और उसमें कहीं कुछ पॉइंट है जिसमें कि राष्ट्रपति को थोड़ा ज्यादा अधिकार दिया हुआ है, उसको आपको लाइट में लाना है। तो कार्यपालिका शक्तियां तो एक लाइन से लिखेंगे, और शक्तियां तो इतना है तो बहुत हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा संक्षेप में लिखेंगे। तो कार्यपालिका शक्तियां में पहला है कि शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत सरकार के शासन संबंधी जो भी कार्य होता है वह राष्ट्रपति के नाम से ही कार्य किया जाता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं, और सारी शक्तियां जो है वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को दिया हुआ है। तो पहला है कि शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, और राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज होकर काम कर सके। तीसरा शक्तियां है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो भी हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। फिर जो भी आप देखते हैं कि सेंट्रल सर्विस में जो हायर रैंक के अथॉरिटीज हैं सब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है, महान्यायवादी का वेतन निर्धारण किया जाता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके सदस्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग एवं उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब आप लिखेंगे। फिर देखिए ये जो है महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा मांग लिया जाता है जो कि निर्णय मंत्री द्वारा कोई मंत्री द्वारा लिया गया है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा अभी उसका अनुमोदन नहीं किया गया है। फिर प्रधानमंत्री कहीं से विदेश यात्रा से आते हैं या विदेश यात्रा पर जाते हैं, उस आने के बाद उनका रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष देना होता है, जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां में क्या होता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति ऐसा है जो कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी सर्वोच्च होता है, और संसद का भी अभिन्न अंग होता है। ये कॉमन है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं ये। तो ये संसद का अभिन्न अंग है, और ये राष्ट्रपति द्वारा संसद की बैठक बुलाया जाता है, संसद के बैठक को स्थगित किया जाता है, संसद को स्थगित किया जाता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, और
राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का आह्वान किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष की पहले जो अधिवेशन होता है वो उसको राष्ट्रपति द्वारा संबोधित कर सकता है। फिर ये इम्पोर्टेंट है कि जब कोई विधेयक संसद से पारित कर दिया जाता है और उसको अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है कि ये या तो वो अपनी अनुमति स्वीकृति विधेयक को दे सकता है और तब वो कानून बन जाता है। दूसरा है कि वो अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लेता है, और तीसरा है कि यदि धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक अगर रहता है तो उसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन पहले ही ले लिया जाता है, जिसके कारण बाद में उस पर उसको स्वीकृति को रोकता नहीं है। लेकिन जब धन विधेयक नहीं होता है तो उस विधेयक को संसद को पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दिया गया है, और यहाँ पर आप रख लीजिए कि यदि एक राजनीतिक दल की सत्ता जब रहता है उस समय विधेयक पारित किया जाता है और विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और इसकी जो सत्ता होती है वो चली जाती है और दूसरी पार्टी आ जाती है सरकार में, तो वो सलाह देता है कि वो विधेयक को पारित नहीं करे, वो विधेयक को अनुमति नहीं दे। उस स्थिति में भी राष्ट्रपति अनुमति रोक लेता है। और दूसरी स्थिति है कि कोई असंवैधानिक विधान हो जाता है, असंवैधानिक विधान रहता है, तो उसको रोकने के लिए राष्ट्रपति अपना स्वीकृति नहीं देता है और उसको वापस संसद को वापस कर देता है। जिसे ये कांग्रेस लाभ का पद विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष भेजा था, जिसमें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे, तो उन्होंने विधेयक को वापस कर दिया था। तो एक दो एग्जाम्पल देना है आपको, ताकि क्लियर हो सके कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्लियर करना है आपको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर। दूसरी है कि संसद द्वारा जल्दबाजी और ठीक से विचार नहीं किया गया है। यदि संसद द्वारा जल्दबाजी में विधेयक पारित कर दिया जाता है और यदि ठीक से विचार नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में भी वो संसद को वापस विधेयक कर देता है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद आप लिखेंगे वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां आप आते हैं, ये सब संक्षेप में आप लिखेंगे। उसके बाद आप राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि शैतान की बात उनकी न सुने तो कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है। तो आपको ये दिखाना है कि राष्ट्रपति की कितना शक्ति है और वो क्या क्या कर सकता है। फिर उसमें इसका मूल्यांकन, राष्ट्रपति का आप मूल्यांकन करेंगे तो संविधान का अपना स्वरूप जो है, भारत के संविधान का स्वरूप संसदीय है। संसदीय स्वरूप होने के कारण राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है और सारी शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में निहित कर दिया गया है। और इसको 3 अनुच्छेद के द्वारा आप इसको स्पष्ट करेंगे, तीनों एक साथ पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित किया गया है, और अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और अनुच्छेद 75 जो है कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यह जो प्रावधान है ये संसदीय व्यवस्था की नींव है। तो इस तरह से आप उसका मूल्यांकन करेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा सरकार जी
इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें संविधान संशोधन अधिनियम 42वां पास की थी। उसमें राष्ट्रपति के अधिकारों पर कैंची चला दी थी। उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगा। उसमें राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार को हटा दिया गया था, और एक बार में जो प्रधानमंत्री सलाह देगा उसको मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, जनता सरकार आ गई थी 1978 में, और उसने इस संविधान संशोधन को बदल दिया था, और उसमें कर दिया गया था कि राष्ट्रपति सामान्य रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। जो सलाह प्रधानमंत्री ने पहली बार दिया है उस सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया जा सकता है। ये चीजें 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को एक अलग से शक्ति दिया गया था। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास संवैधानिक विवेकीय स्वतंत्रता नहीं होता है। संविधान में कोई भी विवेकीय स्वतंत्रता राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, लेकिन परिस्थितिवश कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है जिसमें राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, और उस समय प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, या प्रधानमंत्री की सलाह महत्वपूर्ण नहीं है। पहला विवेकीय स्वतंत्रता है, हम देखते हैं कुछ स्वतंत्रता। तो पहला विवेकीय स्वतंत्रता है जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 राजनीतिक दल को, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर वह प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसमें की संभावना हो कि वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सके। और दूसरा जो है वो मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह लोकसभा में, ये सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सकते। अगर किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है उसके विरुद्ध, तो उसको राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। और तीसरा जो कंडीशन है वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है लोकसभा में। बहुमत खोने के बाद मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है या लोकसभा को विघटित कर सकता है। इस तरह से हम राष्ट्रपति की ये जो शक्तियां हैं ये प्रभावी है। तो उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे कि इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है जिसमें संवैधानिक प्रमुख और परिस्थितीय विवेकीय स्वतंत्रता का समावेश कर अधिकारों को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से अगर आप लिखे होंगे तो आपको अच्छा मार्क्स देगा। आप